मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो अफसोसनाक वाक़या वो शहजाद अकबर साहब पे हमला हुआ है बरतानिया में, कैम्ब्रिज के इलाके में उनका घर है। और मेरी अभी 2-3 दिन पहले उनसे एक मुलाकात भी हुई लुटन में, जो एतवार वाले दिन हमारा एक प्रोग्राम था ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और वहाँ बड़ी तफसीली हमने बातचीत की। और इन ख़तरात का जो इजहार है वो पहले भी शहजाद अकबर साहब कर चुके हैं, और ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हमला हो गया। शहजाद अकबर साहब पे माजी में भी एक हमला हो चुका है। गुज़िश्ता साल उनके चेहरे के ऊपर जो है वो एसिड फेंका गया था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे, और उनकी आंखों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने क्योंकि आंखों पे ग्लासेस पहने हुए थे तो उनकी बचत हो गई। इसका भी मुकदमा दर्ज है, यहाँ पे इंक्वायरी हो रही है। आज तक बंदों का कुछ पता नहीं चला। और ये जो वाकया है, पहले आपको थोड़ा सा वाकया मैं बता देता हूँ। मेरी शहजाद अकबर साहब से बात हुई, वो ये बताते हैं कि सुबह 8:07 या 8 मिनट पे वो अपने घर में मौजूद थे, और क्योंकि यहाँ छुट्टियां चल रही हैं बरतानिया में क्रिसमस की, बच्चे भी घर में थे, फैमिली घर पे थी, तो जो दरवाज़ा है वो डोरबेल बजती, और शहजाद अकबर साहब खुद दरवाज़ा खोलने के लिए गए। अब क्योंकि नींद में थे, उन्हें आइडिया नहीं हुआ, वरना वो देखभाल के दरवाज़ा खोल देते। इतनी सुबह कौन आया, बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सक रहे होते। एक मरतबा पहले भी उन पर अटैक हुआ है, तो उन्हें थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा शहजाद अकबर साहब को। तो उन्होंने अचानक दरवाज़ा खोल दिया, और सामने जो शख्स खड़ा था, उसके बारे में जो शहजाद अकबर साहब बताते हैं कि लगभग 30 साल के आसपास का वो बंदा था, और सफ़ेद फार्म था। उसका जो बोलने का एक्सेंट था, उससे लगता है कि जैसे वो बरतानिया का ही रहने वाला, कोई यूरोपियन बंदा नहीं लगता। नॉर्मली अटैक के लिए जो बंदे हायर किए जाते हैं वो ये यूरोप साइड से आ जाते हैं, या ईस्टर्न यूरोप से आ जाते हैं, दीगर ममालिक से वो बंदे आ जाते हैं, वो आकर अटैक करते हैं, और अटैक करके क्योंकि सयाफाम लोगों को भी हायर किया जाता है, बाद औक़ात वो हमला करते हैं और भाग जाते हैं। तो यहाँ पे ये होता है, ये मामला पैसे देकर करवाए जाते हैं। बरतानिया में लॉ एंड ऑर्डर वैसा नहीं है जैसा कभी हुआ करता था, उस तरह का नहीं। तो शहजाद अकबर साहब ने जब उसको कंफर्म किया कि मेरा नाम शहजाद अकबर है, क्योंकि उन्होंने पूछा उसने, तो उन्होंने कहा मेरा नाम है शहजाद अकबर, उसने सीधा मुंह के ऊपर मुक्का मारा। अच्छा, इस शख्स ने जो है वो चेहरे के ऊपर एक मास्क पहना हुआ था, और इसके हाथों पे ग्लव्स थे। ग्लव्स शायद उसने इसलिए पहने ताकि उसके कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहाँ पे ना रुके, और किसी जगह पे उसकी उंगलियों के निशान नहीं होने चाहिए। उसके बाद उसने पै दर पे मुक्के मारे शहजाद अकबर साहब को। इनकी फैमिली आ गई अंदर से, और शहजाद अकबर साहब जो है वो उनके होश जाने लगे, क्योंकि जब आप अचानक से एकदम अटैक करते हैं और एक आदमी नींद से जागा है और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है इस तरह का हमला, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। और वो मारने वाला जो है ना, वो जिस तरह शहजाद अकबर साहब ने मुझे सारी बात बताई है, तो मुझे ये बात तो बिल्कुल समझ आ गई कि वो प्रोफेशनल था। जो मारने के लिए आया था वो फाइटर था, वो प्रोफेशनल आदमी था, उसको पता था कैसे मारना है। जब शहजाद अकबर साहब गिरे, इसके बावजूद वो सिर्फ उनके मुंह पे मार रहा था, यानी उसका मकसद सिर्फ मुंह को जख्मी करना था। वो लगातार मुंह पे मार रहा था। उसने सवाए अपने मुक्कों के किसी का इस्तेमाल नहीं किया, कोई ठुड्डा नहीं मारा, उसने कुछ और नहीं किया। वो गिरे हुए शहजाद अकबर साहब के ऊपर भी नीचे होकर उसने मुक्कों के साथ मारा और चेहरे को निशाना बनाया। जब शहजाद अकबर साहब की फैमिली आई तो थोड़ा सा वो आदमी जो है चीखों पुकार सुन के बाहर की तरफ भागा। जब वो बाहर गया तो इन्होंने शहजाद अकबर साहब को उठाया, फिर वो वापस आ गए। अब वो मोबाइल फोन निकाल कर आया कि जैसे उसने सबूत भी हासिल करना है कि मैंने मारा है और देखो मैंने मुंह को जख्मी कर दिया। शहजाद अकबर साहब की ब्लीडिंग हो रही थी, उसने जो है वो शहजाद अकबर साहब की वीडियो बनाई, दोबारा हमला किया और फिर वो निकल के भाग गया। अब ये जनाब पूरी एक एपिसोड हुई। उसके बाद कॉल किया गया एम्बुलेंस को, बच्चे सहम गए, फैमिली जो है वो बहुत हरासा हुई इस वाक़े के बाद। फिर पहले जो है वो एम्बुलेंस को कॉल की जाती है, पुलिस आ जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। शहजाद अकबर साहब को जो है वो पुलिस अपने पास रखती है ऑब्जर्वेशन में, और डॉक्टर भी उनका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर शहजाद अकबर साहब का स्टेटमेंट भी लिया जाता है, और इस बीच में जो फॉरेंसिक वाले हैं या पुलिस के और दीगर इदारे हैं वो वहाँ पे आके पूरा एक एक चप्पा चेक करते हैं, एक एक जगह को देखते हैं। वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जहाँ जहाँ पे CCTV कैमराज और फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं, वो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। अब ये दूसरी मरतबा अफसोसनाक वाक़या पेश है शहजाद अकबर साहब के साथ। इससे पहले भी पॉलिटिशियंस के ऊपर बरतानिया में हमले हो चुके हैं। शहजाद अकबर साहब कोई एक आम पाकिस्तानी या एक ऐसा आम ओवरसीज नहीं है, ये साबिक वफाकी वजीर है पाकिस्तान में रहे, और इन्होंने बड़ी अहम वजारत के अंदर ड्यूटी की है। यानी ये एक यूनिट था पाकिस्तान में जो रिकवरी करता था, जो लूट मार का पैसा है उसकी रिकवरी का काम करता था, तो उसमें शहजाद अकबर साहब उसको हेड करते थे। अब ऐसी सूरत हाल में इनकी जान तो खतरे में है। बरतानिया ने इनसे पहले भी कहा था, बरतानिया की जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उन्होंने शहजाद अकबर साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक ये कहा था कि आप यहाँ पे असाइलम ले लें, लेकिन शहजाद अकबर साहब ने असाइलम लेने से इनकार कर दिया। वो आज भी एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से बरतानिया में रहते हैं,
और यहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेंगे। कुछ अर्सा पहले DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वीडियोस चलाई गई हम लोगों की, सबकी वीडियोस चली, लेकिन शहजाद अकबर साहब की वीडियो पे स्पेसिफिकली DGISPR ने कहा कि हटाओ, मैं नहीं देखना चाहता। तो शहजाद अकबर साहब के चेहरे से उन्होंने नफरत का इजहार किया और फिर उनके चेहरे पर ही अटैक किया गया 24 तारीख की सुबह 8 बजे के बाद। मोहसिन नकवी साहब ये जनाब शहजाद अकबर साहब के हवाले से 18 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना सिर्फ शहजाद अकबर बल्कि बाकी सब लोगों को भी इसमें रगेटते हैं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नवंबर में, फिर ये 4 दिसंबर को जैन मेरियट से मुलाकात करते हैं जो बरतानिया की सफ़ीर है, और खबरें लगवाई जाती हैं कि शहजाद अकबर और दीगर लोगों को हमारे हवाले किया जाए। इसमें एक आदिल राजा साहब भी हैं और दीगर लोग भी हैं। फिर मेरा और साबिर शाकिर साहब का नाम आता है बार बार खबरों में कि इनको भी जनाब पकड़ के ले जाएंगे। मुझे कई लोगों ने इस बारे में राब्ता किया, तो मैंने कहा जब पकड़ेंगे तो आपको मौक़िफ़ भी देंगे जब कोई ऐसी चीज़ होगी। फिर हमें टेलीफोन कॉल आना शुरू हो जाती हैं, ये मुझे भी आई हैं, साबिर शाकिर साहब को भी आई है, शहजाद अकबर साहब को भी गालिबन ज़रूर बताया गया होगा। मुझे वो फ़िक्रमंद दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेरे साथ पहले शेयर नहीं की थी। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि उन्हें इस बात का खतरा मौजूद है कि उनके ऊपर बार बार हमला किया जा सकता है। हमें बाकायदा ये बताया गया कि आपको केयरफुल रहना होगा, आपके ऊपर अटैक हो सकता है। अभी जो 2 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में भी जब हम पहुंचे तो हमें ये इत्तला मिली कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग पहुंचाए गए हैं जो आपके ऊपर या तो अटैक कर सकते हैं या कोई हालात को ख़राब कर सकते हैं। लिहाजा हमें मौका नहीं मिला लोगों से ज़्यादा मिलने का, और हमने अपना पूरा प्लान तब्दील किया था, और उसके बाद फिर ज़्यादा लोगों से मिले बगैर अपना प्रोग्राम मुकम्मल करके हम चंद लोगों से मिले, और फिर हमें वहाँ से जो इंतज़ामिया है उन्होंने कहा जी आप निकले यहाँ से फ़ौरन। हमें फिर वहाँ से निकलना पड़ा। अब ये बरतानवी हुकूमत को देखना होगा कि एक साबिक फेडरल मिनिस्टर है, कैबिनेट का मेंबर है, और एक इंपॉर्टेंट आदमी है, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक है। बरतानिया में उसके ऊपर 2 मरतबा हमला हो चुका है। इस हमले के पीछे कौन लोग हैं? इस शख्स के बारे में एक और चीज़ उन्होंने कंफर्म की कि चेहरे के ऊपर उसने मास्क पहना हुआ था, यानी वो अपनी शनाख्त को छुपाना चाहता था। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, और ये वाकया बता रहा है कि किस तरीके से मुखालिफ आवाज़ों को कुचलने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान से बाहर भी चला गया। कीनिया में पाकिस्तान के एक बड़े नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ, उन्हें शहीद भी कर दिया गया था। और लगातार जो लोग आज भी पाकिस्तान की रियासती इदारों के हवाले से खबरें दे रहे हैं या ये बता रहे हैं कि वो ज़्यादती कर रहे हैं, वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, और पाकिस्तान के हवाले से जो लोग इमरान खान के मौक़िफ़ को सुनवा रहे हैं, वो लगातार खतरे में है। नाज़रीन, एक और जो अहम खबर है पाकिस्तान से, जब वज़ीर आज़म ने कहा कि जी आप मुज़ाकरात करने हमारे साथ आकर, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। अब समझ आई कि इमरान खान साहब ने ये काम क्यों किया था। उन्होंने कहा जी कि आप जाने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जाने। इमरान खान साहब ने ये मैंडेट के मुज़ाकरात करने या नहीं करने, मामला किधर जाना है, ये इमरान खान साहब ने दिया हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों को। पीटीआई ने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमारी तरफ से सुर्ख झंडी है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं कर रही, पीटीआई तो करेगी एहतजाज, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेगी जिसका इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। तो हम तो करेंगे जनाब अपना वो काम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया, हमारी तरफ से मुज़ाकरात नहीं है। हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं, वो इमरान खान साहब से आप उनकी मुलाकात करवाएं, वो जाने और इमरान खान साहब जाने। तो पीटीआई ने, जो नॉर्मली होता है ये था कि जब भी कभी मुज़ाकरात होते थे तो पीटीआई की एहतजाजी तहरीक मुतासर हो जाती थी कि जनाब एक तरफ एहतजाजी तहरीक चल रही है, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये किस तरह की तहरीक है। तो अब पीटीआई कह रही है जी हमारा फोकस सिर्फ तहरीक पे, हमारे लीडर ने कह दिया हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हम तहरीक चलाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है ठीक है आपने मुज़ाकरात करने हैं, तो नए मीसाक जमहूरियत पर बैठ जाते हैं। अब इसमें जो इमरान खान साहब के दस्तखत है वो हम करवा लेंगे, ये उन्होंने गारंटी दी। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाए और नए इंतखाबात करवाए जाए, ये 2 शराइत उन्होंने रख दी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में। नया मिसाक जमहूरियत कर देते हैं। मिसाक जमहूरियत क्या 2006 में अपोजिशन जमातों ने किया था। उस वक्त का डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ मिसाक जमहूरियत के खिलाफ था। उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ी थी वो मिसाक जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनी। तो याद रखिएगा, मिसाक जमहूरियत आपने कह तो दिया, लेकिन मिसाक जमहूरियत का हिस्सा कभी भी जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो नहीं बनेंगी। यानी आज जो काम PMLN कर रही है वो कल को काफ लीग कर रही थी माजी में परवेज मुशर्रफ के दौर में। आज जो काम पीपल्स पार्टी और जरदारी और बिलावल कर रहे हैं वो काम माजी में पीपल्स पार्टी पैट्रियाट के लोग कर रहे थे। राव सिकंदर इकबाल, आफ्ताब शेरपाव, फैसल सालेह हयात वगैरह, ये लोग माजी में ये काम कर रहे थे। तो ये बात आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं वो मिसाक जमहूरियत का हिस्सा नहीं बना करते। चंद वजूहात भी है ना, देखिए, एक तो जो वजूहात हैं सादी सादी आपको बताता हूं कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा क्यों नहीं होगी।
ये चंद वजूहात हैं, ये आप ज़हन में रखें। नंबर एक, इमरान खान की मकबूलियत। जब तक इमरान खान मकबूल है, हुकूमत मुज़ाकरात पे नहीं आएगी, क्योंकि फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। नंबर दो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी शराकत है, तो मुज़ाकरात तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही होने, तो वो नहीं आ पाएंगे। नंबर तीन, अवाम में बिल्कुल वक़्त खो दी है, अवाम इनको मुंह नहीं लगा रही, तो ये मुज़ाकरात में आके इलेक्शन में क्यों जाए। और नंबर चार, गवर्नेंस में बिल्कुल नाकामी है, इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पब्लिक में जाकर ये कहें कि जनाब हमने ये काम कर दिए। अवाम को दिखाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। ये वो चीजें हैं जो हुकूमत को किसी भी किस्म के संजीदा मिसाक से रोक देंगी, यानी हुकूमत किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी इन चीजों की वजह से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना खेल खेल दिया। फजलुर रहमान साहब का एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पर, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। फजलुर रहमान साहब ने साफ साफ कह दिया कि ना बैत करेंगे और ना ही मुल्क को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ेंगे। अब आप समझ रहे हैं फजलुर रहमान साहब कह किसे रहे। अल्फाज का इंतखाब बड़ी एहतियात से करते हैं। उन्होंने इलेक्शन को धांधलीज़दा इलेक्शन करार दिया, मैंडेट को उन्होंने झूठा मैंडेट करार दिया। उन्होंने कहा जी कि ये हुक्मरान यूरोप के हैवानियत वाले तस्वुर को हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, अवाम की राय को तब्दील करने वालों के हाथ पर हम बैत नहीं करेंगे, ये फजलुर रहमान साहब ने कहा। फजलुर रहमान साहब एक एक स्टेप करके आगे जा रहे हैं, और ये मुसीबत तो वाकई पाकिस्तान की एजेंसियों को और एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त है कि अगर मौलवी भी पूरी तरह से मैदान में आ जाते हैं और इन्हें नहीं रोका जा सकता, तो पीटीआई को रोकना पहले ही मुश्किल था। इनके साथ अगर मजहबी तबका भी खड़ा हो जाता है तो एक नई मुसीबत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बन जाएगी, क्योंकि मईशत इनसे संभल नहीं रही, काम इनसे हो नहीं रहा, और महंगाई को ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे, तो अवाम किसी भी नुक्ते से इनसे खुश नहीं है, तो ये तहरीक बहुत ज्यादा जान पकड़ जाएगी। नादरीन, आसिफ मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ये है कि कौम और फौज में तफरीक पैदा नहीं करने दी जाएगी। मैं एक सिंपल बात करना चाहता हूं कि देखिए, ये कौम और फौज में तफरीक पैदा कैसे होती है? क्या कोई आदमी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की कौम में तफरीक पैदा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। बड़े लोगों ने ये कोशिश की, सारे लोग ये नाकाम हो गए। ये तफरीक जब भी पैदा होती है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से पैदा होती है। ये चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर एक, सियासत में मुदाखलत से कौम नाराज होती है। नंबर दो, हलफ की जब आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो कौम नाराज होती है। नंबर तीन, जबरी गुमशुदगियों की वजह से कौम नाराज होती है। नंबर चार, बगैर मनसूबाबंदी के और अवामी हमायत के बार बार के मिलिट्री ऑपरेशन से कौम नाराज होती है। नंबर पांच, मैंडेट की चोरी से कौम नाराज होती है। नंबर छह, सबसे मकबूल अवामी रहनुमा को जेल में रखने से कौम नाराज होती है। नंबर सात, ये भी है कि जब दिफा का काम छोड़ के बाकी काम किए जाते हैं, बाकी कारोबार किए जाते हैं, तो कौम को वो चीजें पसंद नहीं आती, लोग नाराज होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें रिएक्शन पैदा होता है। ये वो चीजें हैं, अगर जिन्हें बंद कर दिया जाए तो कौम और फौज के बीच में कोई नाराजगी किसी किस्म की नहीं होगी। इसका तजर्बा करके देखा जा सकता है। नादरीन, एक और खबर है, और ये खबर जनाब बीबीसी के ऊपर भी छपी है, मुख्तलिफ जगहों पर आई है। खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा है जिनका नाम है डॉक्टर एलिस जिल। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को जिन हालात में जेल में रखा गया, वो इनकी जिस्मानी और ज़हनी हालत के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। उन्होंने हुकाम पर जोर दिया कि वो इस हवाले से फौरी इक़दामात करें, और उन्होंने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो नजरबंदी के दौरान बुशरा बीबी की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार की जमानत को यकीनी बनाए। अब बुशरा बीबी को ना उनका सामान देने दिया जाता है, ना उनका ख्याल रखते हैं, बल्कि उनकी मुलाकातें भी उनकी फैमिली के साथ रोकी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुशरा बीबी कोई स्टेटमेंट जारी कर दें जो बाहर चला जाए इमरान खान साहब के हवाले से, लिहाजा वो मिलने नहीं देते। सबसे पहले जो अफसोसनाक वाकया वो शहजाद अकबर साहब पे हमला हुआ है बरतानिया में, कैम्ब्रिज के इलाके में उनका घर है, और मेरी अभी 2-3 दिन पहले उनसे एक मुलाकात भी हुई लुटन में, जो एतवार वाले दिन हमारा एक प्रोग्राम था ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और वहाँ बड़ी तफसीली हमने बातचीत की, और इन खतरात का जो इजहार है वो पहले भी शहजाद अकबर साहब कर चुके हैं। ये इदारे नुकसान में क्यों जा रहे हैं, ये किसी ने सोचा है? इमरान खान ने तो 3 साल में इन सारे इदारों को तबाह नहीं किया, 2 साल बीच में से कोरोना था, तो इन इदारों को इमरान खान ने तबाह नहीं किया, इन इदारों को तबाह किया उन हुक्मरानों ने और डिक्टेटर्स ने जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। क्या किसी ने माफी मांगी कि हमने ये इदारे तबाह कर दिए? जो इदारे फौज के अंडर चलते हैं वो तो सारे मुनाफे में जा रहे हैं, या जो इदारे शरीफ खानदान के या जरदारी खानदान के अंडर चलते हैं वो तो सारे मुनाफे में जा रहे हैं। जितने लोग पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं उन सबके अपने अपने कारोबार मुनाफे में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान खसारे में क्यों जा रहा है? जब ये लोग मुनाफा कमाना जानते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुनाफा क्यों नहीं कमाते, अपने लिए ये कमाते हैं।
सवाल यह पैदा होता है कि इदारों को पहले तबाह करते हैं और फिर बेच देते हैं। पाकिस्तान के पास 2-2.5 दर्जन टोटल इदारे हैं जो अच्छे बड़े इदारे हैं, उनको एक एक करके अगर ये बेच देंगे ना, और इनकी नीयत है बेचने की, तो पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। ये सदर है PIA पीपल्स यूनियन के रमजान लगारी साहब, इन्होंने एक भांडा फोड़ा है। इनका जो इन्होंने भांडा फोड़ा जरा वो सुन लीजिए। ये कहते हैं कि इसकी मालियत ही गलत लगाएगी PIA की। जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं सिर्फ उनकी मालियत 70 अरब की है, 10 अरब में बेच दिया, जबकि जहाज जो फंक्शनल है वो 18 है। एक जहाज ही 20 से 30 अरब का है। 1500 अरब के असासों को कैसे बेचा गया, ये सदर PIA पीपल्स यूनियन रमजान लगारी साहब ने पूरा एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने एक जर्नलिस्ट को यह बताया, रमजान लगारी साहब ने, कि किस तरीके से PIA को ओने पोने बेचा गया और बंदरबांट की गई। 10 अरब में 1500 अरब की एयरलाइन को